नमस्कार संस्कृत प्रेमियों और मेरे सभी छात्रों, जिनको भी संस्कृत भाषा में बहुत रुचि है वह इस चैनल पर जुड़ जाइए। और आज का विषय बहुत ही विशेष होने वाला है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम कोई भी शब्द देखते हैं संस्कृत में बनाने की सोचते हैं, तो सबसे बड़ी हमें कठिनाई जो होती है वह यह होती है कि इसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, कि संस्कृत का हर पहलुओं को लिया जाए। तो आज इस विषय में हमारा सबसे बड़ा पहलू है शब्द भंडार। तो आज हम देखेंगे संस्कृत शब्द भंडार, अर्थात कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है जिसका मैं संस्कृत शब्द नहीं पता, इस वीडियो में वह प्रयास किया गया उन शब्दों की संस्कृत बताई जाए। तो यह विषय किससे संबंधित होगा वो देखते हैं। ये चैनल क्रिएट किस लिए किया गया है, जैसे आपको पता है कि भारत देश में और विदेश में संस्कृत भाषा के प्रमोशन के लिए और उसके उत्थान के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़िए और संस्कृत भाषा सीखिए और दूसरों को सिखाइए। और देखते हैं आज इस विषय में क्या क्या है। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे आज के विषय में संस्कृत में फलों के नाम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसी वीडियो में संस्कृत में सब्जियों के नाम, यानी सब्जियों को संस्कृत में क्या क्या कहते हैं। उसके बाद देखेंगे संस्कृत में पशु के नाम, आखिर पशुओं को संस्कृत में क्या क्या कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग संस्कृत में पक्षियों के नाम, आखिर पक्षियों की संस्कृत क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे संस्कृत में फूलों के नाम, और उसके बाद जो बचता है हम देखेंगे संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम, और अंत में देखेंगे संस्कृत में विद्यालय संबंधित वस्तु, अर्थात पठन पाठन से संबंधित वस्तुओं के नाम। तो ये तो बहुत बड़ा कलेक्शन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा द संस्कृत एजुकेशन का सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक कभी भी आपको संस्कृत भाषा में किसी पहलू में कभी कोई परेशानी ना हो, यही इस चैनल का बहुत बड़ा उद्देश्य है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फल के नाम। आखिर फल तो आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे होते हैं। सेब होता है, अंगूर होता है, संतरा होता है, नारंगी होता है, और हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे फल हैं। आखिर इनको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारे सामने दिख रहा है यह एक सेब है और नीचे बेर है। आखिर सेब की संस्कृत क्या होगी, तो देखते हैं। सेब को कहते हैं सेब फलम और बेर को बदरी फलम। इसके बाद देखते हैं नारियल को क्या कहते हैं संस्कृत में, नारिकेलम। इसके बाद केला को कदली फलम। इसी प्रकार इस नारंगी को क्या कहते हैं और तरबूज को क्या कहते हैं देखते हैं। तो नारंगी को कहते हैं नारंगम और तरबूज को तरबूजम। खरबूजा को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में, यहां दिखा खरबूजम, और खजूर को खरजूरम। आम को क्या कहते हैं, जैसे हम मैंगो कहते हैं आखिर, और लीची क्या कहते हैं, आम को कहते हैं आम्रम, लीची को कहते हैं लीचिका। अब आगे देखते हैं सब्जी के नाम। सब्जियां तो हम सब घरों में इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं उनमें कितने वस्तुओं की संस्कृत हम लोगों को पता होनी चाहिए या कितने वस्तुओं की संस्कृत हमें आती है। चलिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट आता है आलू। आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं और लौकी को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये भी जानेंगे इसमें। तो आलू को कहते हैं यहाँ पे आलूकम और लौकी कहते हैं तुम्बी। इसके बाद परवल की संस्कृत क्या होगी, परवल की संस्कृत होगी पटोलह। मिर्च की संस्कृत मरीचह। आगे देखते हैं अदरक की संस्कृत क्या होती है, आद्रकम। मूली की मूलिका। मेथी को क्या कहते हैं संस्कृत में और तरोई को, तो मेथी की संस्कृत होती है मेथिका, और तोरई या तरोई भी कहते हैं कई बार, तोरी जिसे कहते हैं उसकी संस्कृत जालिनी। आगे देखते हैं नींबू की संस्कृत क्या होती है और टमाटर की, तो नींबू की देखेंगे जंबीरम और टमाटर की होगी रक्तांगः। आगे देखते हैं पशु के नाम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सभी हम लोग देखेंगे संस्कृत प्रेमियों कि भैया पशु को संस्कृत में किस किस नामों से जाना जाता है। चलिए देखते हैं आज। खरगोश। खरगोश हम सबको बहुत प्यारा लगता है। खरगोश की संस्कृत क्या होती है, तो शशकः, और गाय की गौ, गौ या धेनु। आगे देखते हैं घोड़ा की संस्कृत क्या होगी और गधा की संस्कृत क्या होगी। घोड़ा को कहते हैं संस्कृत भाषा में अश्वः और गधा को गर्दभ। बंदर की संस्कृत क्या होती है, बंदर की, और चीता, बाप रे बाप बहुत डरावना पशु है ये। देखते हैं बंदर को वानरः
चीता को चित्रकः। इसके बाद हाथी की संस्कृत क्या होती है संस्कृत भाषा में? देखते हैं, हाथी की संस्कृत होती है गजः और शेर की सिंह। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी यहाँ ये वीडियोस देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ एक कॉमन सी बात देखिए, जहां अ और विसर्ग दिख रहे हैं और सारे पुल्लिंग शब्द हैं, जहां पे आ दिख रहा है वे सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, और जहां पे आपको म हलन दिखे आप यहाँ वो समझ लेना कि वे सारे शब्द नपुंसक लिंग है। ठीक है, बहुत सरल तरीका है लिंगों का भी, मैं पिछली वीडियोज में चर्चा कर चुका हूं। अब यहाँ देखते हैं बकरा की संस्कृत क्या होती है और भेड़ की संस्कृत क्या होती है। बकरा की संस्कृत होती अजह और भेड़ की संस्कृत होती मेषः। स्त्रीलिंग में अजा का अजा हो जाता है और ऐसे मेष शब्द का स्त्रीलिंग मेषा। अब देखते हैं पक्षियों के नाम, आखिर पक्षियों की संस्कृत क्या होती है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पक्षियों के नाम, सबसे पहला शब्द है मोर। मोर की संस्कृत क्या होगी और तोता की संस्कृत क्या होगी? तो देखते हैं, मोर की संस्कृत होती मयूरः और तोता की संस्कृत होती शुकः। आगे बढ़ते हैं, कोयल। कोयल की संस्कृत क्या होती है? कोयल को कहते हैं पिकः और कौआ को काकः। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और यहां पे अब आ जाएगा मैना। मैना की संस्कृत क्या होगी सोचिए, और कबूतर की संस्कृत क्या होती है? जिनको आता है ना वो संस्कृत बताने से पहले अपने आंसर सोच लीजिए और बता भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैना की संस्कृत होती है सारिका और कबूतर की संस्कृत होती है कपोतः। और इसके बाद हंस की संस्कृत होती है, देखते बहुत सरल है, हंसः, आखिर पुल्लिंग शब्द है, और बत्तख की वर्तकः। उम्मीद है आपको लिंगों का भी पता लग ही रहा होगा। इसी प्रकार पपीहा की संस्कृत क्या होती है और नरचिड़ा, यानी चिड़ा शब्द है नर के लिए प्रयोग होता है, तो पपीहा के लिए चातकः शब्द का प्रयोग होता है और चिड़ा के लिए चटकः। इसी प्रकार अब फूलों के नाम, बहुत प्यारे लगते हैं फूल, हमारा मन होता है कि फूलों की भी संस्कृत हम लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आज इस वीडियोस में फूलों की संस्कृत क्या होती है। कमल बहुत प्यारा पुष्प है, इसकी संस्कृत क्या होगी? दूसरा गुलाब, फेवरेट सबका। कमल की संस्कृत होगी कमलम और गुलाब की संस्कृत होगी शतपत्री या पाटलः। आप देखिए वहां ऊपर म हलंत है अर्थात वो नपुंसक लिंग शब्द है और यहाँ विसर्ग है तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो उम्मीद है आपको ऐसे करके पता लग ही रहा होगा। मौलसरी ये पुष्प है और रात की रानी ये भी पुष्प है। तो मौलसरी कहते हैं बकुलः और इसको कहते हैं रात की रानी को रात्रिगंधा, रात्रिगंधा। इसी प्रकार हरि संगार, हरि संगार और जूही, इन दोनों पुष्पों को क्या कहते हैं? हरि श्रृंगार को शेफालिका और जूही को यूथिका। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार बेला की संस्कृत क्या होगी? बेला की संस्कृत होगी मल्लिका और चंपा की संस्कृत होगी चंपकः। इसी प्रकार चमेली पुष्प की संस्कृत क्या होती है और सूरजमुखी की? चमेली की संस्कृत होगी मालती और सूरजमुखी की सेवंतिका। आगे देखते हैं अंगों के नाम, पार्ट्स ऑफ बॉडी जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी भाषा में। अब देखते हैं किस अंग को संस्कृत में क्या भाषा से बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आंख, आखिर आंख की संस्कृत क्या होगी संस्कृत भाषा में? तो नेत्रम, परंतु ध्यान रहे जब दोनों नेत्रों की बात करते हैं हम लोग तो नेत्रम नेत्रे हो जाएगा सामान्य और आंखों से देखते हैं तो नेत्राभ्याम। ठीक है, होठ की ओष्ठः। तो उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। और कमर को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? और कान को, कमर को कहते हैं कटिहि और कान को कहते हैं कर्णः। और गर्दन की संस्कृत क्या होती है संस्कृत भाषा में? ग्रीवा और गाल को कपोलः। अब देखिए यहाँ ग्रीवा और कपोला था, यानी पहला शब्द ग्रीवा स्त्रीलिंग था, कपोला पुल्लिंग था। छाती की संस्कृत कहते हैं वक्षः या वक्षतलम। नाक को कहते हैं नासिका। आगे देखते हैं नाखून को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? जो सामान्य प्रयोग करते हैं नखः, मन को मनः। यहां मैं बता दूं इन शब्दों के अलावा बहुत सारे पर्याय शब्द ऐसे होते हैं जो कि हम प्रयोग करते हैं पर्याय में, तो वो भी उपयोगी यहाँ पे हो सकते हैं, परंतु मैं सामान्य एक एक संस्कृत अर्थ जरूर, एक संस्कृत शब्द जरूर बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, संस्कृत में विद्यालय संबंधित वस्तुओं के नाम। चलिए देखते हैं, जब हम स्कूल में या पढ़ते हैं, जब कोई भी कार्य करते हैं स्कूल में, तब इन वस्तुओं हम उपयोग करते हैं, उनकी संस्कृत क्या होगी? दवात को क्या कहते हैं संस्कृत में? मशी सागम। इसी प्रकार कलम की संस्कृत क्या होती है? लेखनी। शिक्षक की संस्कृत क्या होती है?
शिक्षक की संस्कृत होती है अध्यापकः, शिक्षिका की संस्कृत होती है अध्यापिका। उम्मीद है हम लोगों को पता लग गया होगा, शिक्षिका को अध्यापिका कहते हैं, और रजिस्टर को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में, पत्रकम, और मेज को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में, उत्पीठिका, उत्पीठिका। तो आप देखिए वहां पे म हलंत है तो नपुंसकलिंग हुआ, या आ है तो स्त्रीलिंग हुआ। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पीरियड को संस्कृत में कहते हैं समय सारणी, और कमरा यानी जो रूम होता है उसको कहते हैं प्रकोष्ठ। अब देखिए ऊपर वाले में बड़ी ई है तो स्त्रीलिंग हुआ, यहाँ पे आपका विसर्ग है तो पुल्लिंग शब्द हुआ। अब अनुशासन जो हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, जैसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, उसकी संस्कृत होती है अनुशासनम, और छुट्टी को कहते हैं अवकाश। तो मेरे पूरा उम्मीद है द संस्कृत एजुकेशन आप लोगों को आज बहुत सारे शब्द भंडार से परिचित करा पाया, बहुत सारे शब्दों की संस्कृत बता पाया, और बहुत सरल है। जब भी हम इसका लिंगों का निर्धारण करें तो आप देखिए उसके अंत में यदि म हलंत है तो नपुंसक लिंग है, यदि वहां 2 डॉट है आ के बाद तो पुल्लिंग शब्द है, यदि वहां आ है या बड़ा ई है तो प्रायः वे शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि अच्छी लगती है तो इन वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।